स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पे डाल चुका हूं मैं। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज 7वां वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया था। इससे इससे एक पहले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के क्रम और उनके सभी शासकों का शासनकाल, ये सब पूरा ट्रिक के द्वारा देख लिए हैं। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया जाकर उसको पहले देख लें, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ये जो मध्यकालीन भारत का सीरीज है, इसमें 3 बुक को कवर करवाया जा रहा है। पहला बुक है एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी। दूसरा है दृष्टि आईएएस का बुक है, और तीसरा लुसेंट जो है ऑब्जेक्टिव, इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये 3 बुक को कवर करते हुए चला जा रहा है। इसमें आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। अगर मध्यकालीन भारत के इस सीरीज से अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूट पाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है। और आपके लिए बता दूं कि ये जो सीरीज़ है, ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे और भी जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते किए हुए हम लोग आगे देखते हैं, वीडियो में पढ़ते हैं खिलजी वंश को। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और लोगों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, खिलजी वंश को पढ़ते हैं, जो गुलाम वंश का दूसरा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है दिल्ली सल्तनत में। हमने कल के वीडियो में देखा था कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसी तरह से सल्तनत काल में टोटल 5 राजवंश हुए थे, जिसका कोड हमने बताया होगा JKTSL, ठीक है, और सबको ट्रिक के द्वारा बताया था। इसमें देखिए खिलजी वंश का सबसे पहले हम लोग सभी शासकों का नाम जान ले रहे हैं और उनका शासनकाल देख ले रहे हैं। तो आप अगर देखिएगा तो सबसे पहला जो शासक होता है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। पहला जो शासक है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक 6 साल तक शासन करता है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आता है, जो थोड़े समय के लिए रहता है। फिर मुबारक शाह खिलजी आता है, जो 1316 में आता है, 1320 तक रहता है। और इसके बाद सबसे लास्ट जो है खिलजी वंश का, वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, जो सबसे अंतिम शासक है खिलजी वंश का, ठीक है। तो टोटल 5 शासक हुए। इसके लिए हमने ट्रिक दिया है कि इसको ऐसे सोचिए कि एक शहाबुद्दीन का नाम सुने होंगे आप लोग, जो बिहार के राजनीति से रिलेटेड है, जो भी जेल में बंद है। तो उसी के से आप इस ट्रिक को याद करिए कि उसने क्या किया कि जला दिया उसको दिन में, ठीक है, जला दिया उसको दिन में। किसने जलाया? तो शहाबुद्दीन ने, और मुबारक दिया जलाने के बाद अपने साथियों को नशे में, ठीक है। तो ये जला दिया, इससे ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने दिन में जलाया है, तो जलाउद्दीन, उद्दीन जो है इसको से लिए हम लोग, तो जलाउद्दीन अलाउद्दीन हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद शहाबुद्दीन है तो शिहाबुद्दीन उमर हो जाएगा। इसके बाद मुबारक दिया है तो मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। और लास्ट में अपने साथियों को दिया है नशे में आकर, तो नशा से नसीरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 का क्रम देख लिए। अब चलते हैं हम लोग खिलजी वंश के सभी शासकों को देखते हैं, खिलजी वंश ने क्या किया है और क्या क्या इनके शासक ने के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए हैं, और सारे टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खिलजी वंश को देखते हैं। देखिए खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। ये एक निम्न तुर्क था। हमने
पिछले वीडियो में देखा था कि गुलाम वंश के जो शासक हुए उसमें से अधिकतर इल्वरी तुर्क थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इल्वरी तुर्क जो होते हैं वो मुसलमानों में बहुत उच्च वर्ग के थे, ठीक है। लेकिन ये जो फिरोज खिलजी था वह निम्न तुर्क था। तुर्क तो था लेकिन ये निम्न जाति का था। तुर्क में भी ये निम्न जाति का था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि गुलाम वंश का जब पतन हुआ लास्ट में और इसने जब सत्ता संभाली तो पहली बार हुआ कि निम्न वर्ग का निम्न तुर्क सत्ता पे आया, ठीक है, सत्ता पे सिंहासन पे बैठा। इससे क्या हुआ, जब ये निम्न वर्ग का जब बैठेगा सत्ता को संभालेगा तो इससे क्या हुआ कि धर्म का राजनीति से अलगाव हो गया। पहले उलेमाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था सिंहासन के लोगों पर, ठीक है। और धर्म के जितने भी बड़े बड़े पुरोहित होते थे, उस समय पुरोहित नहीं कह सकते हैं, उलेमा वगैरह जो होते थे मुस्लिम लोगों का, तो उन लोगों का प्रभाव ज़्यादातर सल्तनत काल में देखा गया था गुलाम वंश में। लेकिन जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो वो एक निम्न तुर्क था फिरोज खिलजी, तो उसने क्या किया कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है कि योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो अधिकारी नियुक्त होते थे वो सारे के सारे तुर्क होते थे, लेकिन जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो इसने मुस्लिम लोगों को ही जगह दिया, लेकिन भारत के मुसलमानों को भी सल्तनत काल के खिलजी वंश में जगह मिलने लगा, ठीक है। पदाधिकारी जो है वो हिंदू तो नहीं बने, लेकिन हाँ मुस्लिम जो यहाँ के शासक, मुस्लिम जो लोग थे यहाँ के भारत के, उन लोगों को बनाया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हबीब एक इतिहासकार हैं, बहुत जाने माने इतिहासकार हैं, मोहम्मद हबीब। इन्होंने कहा था कि तुर्क का जो आगमन हुआ इससे नगरीय क्रांति हुई, ठीक है। तो तुर्क के आगमन को उन्होंने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। वही जब अलाउद्दीन खिलजी जब बैठता है गद्दी पर, ठीक है, तो उसको कहता है कि ग्रामीण क्रांति, ठीक है। हबीब ने अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिरोज खिलजी जो है इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी ले लेते हैं। फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी के ही कार्य को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा हबीब ने दिया था, ठीक है। तो फिरोज खिलजी को उपाधि दिया जाता है शाहिस्ता खां की उपाधि। किसके द्वारा? कैकुआद के द्वारा। और कैकुआद कौन था? तो कैकुआद गुलाम वंश का शासक था जिसको फिरोज खिलजी ने यमुना में फेंकवा दिया था, ठीक। इसके बाद राजधानी जो है वो किलोखरी में ले गया और राज्याभिषेक भी वहीं किया। जब ये इसका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो 70 वर्ष का, ठीक है। और फिरोज खिलजी ने क्या किया कि उदार नीति को अपनाया। बलवन के बारे में हम लोग गुलाम वंश में पढ़े थे कि बलवन जो था वो बहुत कठोर नीति अपनाया था और उसके नीति का नाम था लौह एवं रक्त की नीति। लेकिन इसने फिरोज खिलजी ने क्या किया कि बहुत उदार नीति को अपनाया और इसका जो नीति था उसको अहस्तक्षेप नीति कहा गया। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि अहस्तक्षेप की नीति खिलजी वंश के किस शासक ने अपनाई थी, तो उसका आंसर होगा फिरोज खिलजी। इसके बाद इसके द्वारा जो किया गया कार्य था उसको हम लोग देखते हैं कि इसी के शासनकाल में, फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ दिल्ली पर। इसके बाद फिरोज खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया, सफल अभियान किया। और उस समय जो देवगिरी था, उस समय देवगिरी के जो शासक थे, जब अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया था तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे। और इसी के शासनकाल में, फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में इसी के शासन, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि कैकुआद के समय में समान का सूबेदार नियुक्त किया गया था फिरोज खिलजी का, तथा जहादारी या शाही अंगरक्षक नियुक्त किया गया था फिरोज खिलजी को, ठीक है। और ये सब दोनों जो काम हुआ वो फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ।
इसके अलावा फिरोज खिलजी ने क्या किया कि उसके समय में 4,000 मंगोल जो थे वो मुस्लिम बन गए थे, और मुस्लिम बनने के बाद इन लोग दिल्ली के समीप ही एक मंगोलपुरी नामक स्थान पे रहने लगे थे। ठीक है, जो एक नई जाति बन गए थे, मुसलमानों में ही एक जाति बन गया था मंगोलों का, जो कन्वर्ट होकर बने थे। इसके बाद अलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु जो होती है वो 1296 ईस्वी में हो जाती है। 1290 से 1296 तक शासन करता है। और ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका नाम बचपन का नाम अली गुरसप्पा रहता है। तो सॉरी, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अली गुरसप्पा नाम का एक आदमी कड़ा मानिकपुर में गले मिलते समय धोखे से मार देता है। और ये अली गुरसप्पा कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होता है। और अलाउद्दीन खिलजी वही है जो फिरोज खिलजी का क्या है, भतीजा है, जिसको बाद में फिरोज खिलजी ने अपना दामाद भी बनाया था। ठीक है, और ये आप देख लीजिए कि जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। तो उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण था वो फिरोज खिलजी नहीं किया था, और इसके बाद उसको अपना दामाद भी बनाता है। लेकिन ये धोखे से कड़ा मानिकपुर में गला मिलने के समय में इसको मृत्युदंड दे देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या है, अली गुरसप्पा है, बचपन का नाम अली गुरसप्पा। इसको देखते हैं कि ये क्या करता है कि 1296 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और 1316 ईस्वी तक रहता है। टोटल 20 सालों तक शासन करता है। इसने उपाधि धारण किया सिकंदर ए सानी, या इसको सिकंदर द्वितीय सानी भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद मलिक जहाँ, जिसको जलालुद्दीन की पत्नी बोलते हैं, उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया और बाद में दिल्ली से भाग गई। ऐसा एक बात ऐसा हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में फिरोज खिलजी को धोखे से मार दिया, तो इसकी जानकारी फिरोज खिलजी की पत्नी जो थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी, उसको होता है। तो वो क्या करती है, आनन फानन में अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठा देती है। ठीक है, और उसका जो अपना बड़ा पुत्र है वो उस समय मुल्तान में रहता है, तो मुल्तान से उसको बुलाने के लिए बुलाती है। लेकिन बाद में जब पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसा घटना घट गया है कि जलालुद्दीन की पत्नी ने अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया है, तो बिना देरी किए हुए कड़ा मानिकपुर से निकलकर दिल्ली आता है। और दिल्ली में इसके आने के डर से ही उसकी पत्नी जो थी अपने बेटे के साथ में मुल्तान की ओर फिर से दिल्ली से भाग जाती है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अभियान क्या क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक भारत पे शासन करता है, या दिल्ली सल्तनत का शासक है। दिल्ली सल्तनत में भी अगर देखें तो खिलजी वंश का शासक है। और ये इसके अभियान को हम लोग देख रहे हैं, तो अभियान में सबसे पहला जो अभियान है इसका, वो गुजरात का अभियान होता है, जो 1298 से 99 ईस्वी में इस अभियान को किया जाता है। और गुजरात के शासक उस समय रायकर्ण होते हैं। ठीक है, और इस गुजरात अभियान का नेतृत्व जो है खिलजी वंश के तरफ से, या अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से उलूग खां और नुसरत खां करता है। ऐसा तय किया जाता है कि दो तरफ से सेनाएं भेज दी जाती है गुजरात के तरफ। एक तो राजपूताना के तरफ से भेजा जाता है और दूसरा सिंध के तरफ से भेजा जाता है। तो जब दोनों तरफ से सेनाएं भेजी जाती है तो रायकर्ण जो है वो डर से भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास में पहुंच जाता है। जो रायकर्ण वहाँ का शासक होता है, वो भागकर देवगिरी के जो राजा हैं रामचंद्र देव, उनके पास चला जाता है। और बाद में ऐसा होता है कि रामचंद्र देव पर भी अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई करता है। वो किस लिए? क्योंकि रायकर्ण को उसने शरण दे दिया है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी जाकर रामचंद्र देव पर बाद में क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो रामचंद्र देव के पास जाकर शरण ले लेता है। यहाँ से एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि खंभात बंदरगाह से मलिक काफूर जो है उसको खरीदा गया था खिलजी वंश या खिलजी के सेनाओं के द्वारा। इसको नुसरत खां ने खरीदा था। ठीक है, और ये मलिक काफूर कौन है? तो ये हिंदू है, लेकिन वो क्या है? हिजड़ा होता है। ठीक है, उसको खरीदा जाता है।
और यही बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति बनता है मलिक काफूर, जिसमें आप लोग आप अगर पद्मावत जो फिल्म है उसमें देखे होंगे मलिक काफूर के का उसमें भी किरदार है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। वहाँ के शासक जो है राजपूत हैं हमीर देव, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बाद में लास्ट में मारे जाते हैं। इसमें हमीर रासो एक पुस्तक है, उसके अनुसार कहा गया है, अगर कहा जाए तो रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है और हमीर देव की हत्या हो जाती है, तो इसके बाद हमीर देव की जो रानी रहती हैं वो जौहर कर लेती हैं। जौहर अब एक प्रक्रिया है हिंदू धर्म में जो पहले चलता था, जिसमें अगर किसी विरोधी दल का या विरोधी राजा अगर कोई आक्रमण करता था और राजा की मृत्यु हो जाती है, यहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ की रानी तथा साथ में और भी वहाँ की जो औरतें होती है सबके सब एक बड़ा सा कुंड होता है अग्नि कुंड, उसी में कूद कर जान दे देती है, उसी को जौहर कर कहते हैं। ठीक है, तो हमीर देव की जो रानी है वो जौहर कर लेती है, बहुत और साथियों के साथ में ही वो करती हैं। इसी युद्ध में हमीर देव के साथ में जो युद्ध होता है रणथंभौर पर आक्रमण के समय, उसमें नुसरत खां जो है मारा जाता है। तीसरा आक्रमण अगर हम लोग देखेंगे तो चित्तौड़ का विजय है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। इसकी कहानी आपको मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनकी एक रचना है पद्मावती, उसी से मिलेगा। ठीक है, इस यहाँ चित्तौड़ के राजा जो होते हैं वो रतन सिंह हैं। पद्मावत फिल्म में आप इसको दिखाया भी गया है। और रानी का नाम होता है पद्मावती, और ये बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत सुंदरी हैं। तो कहा जाता है कि इन्हीं के वजह से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और इसके बाद होता क्या है कि इनकी सेना जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो घेर लेता है पूरा किले को। इसके बाद रतन सिंह 7 माह के बाद आत्मसमर्पण करते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आत्मसमर्पण लिखा है और कहीं कहीं लिखा है कि किसी इतिहासकार ने कहा है कि ये इनको धोखे से छल से पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो खैर वो इतिहास का विषय है। और यहाँ पे हम लोग के एक परीक्षा उपयोगी तथ्य यही है कि चित्तौड़ का विजय ये 1303 ईस्वी में करता है। और यहाँ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को बनाता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। ठीक है, इसी समय चित्तौड़ के विजय के समय देखिएगा, चित्तौड़ के विजय के समय, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ में अमीर खुसरो भी आया था। अमीर खुसरो एक राइटर थे, ठीक है, लेखक थे। एक आप विशेष जानकारी आप जान लें कि 1303 ईस्वी में काकतीय सेना ने अलाउद्दीन की सेना को वारंगल में पराजित किया था। और बाद में इसी पराजय की वजह से या इसी युद्ध के वजह से बाद में वारंगल पर भी आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद मालवा विजय करता है 1305 ईस्वी में। यहाँ की का जो राजा हैं वो महलक देव रहते हैं मालवा विजय के समय। मारवाड़ का विजय 1308 में होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ के शासक परमार राजपूत शीतल देव हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब चित्तौड़ जीत लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो जितने भी राजपूताना शासक थे उस समय वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। ठीक है, इसके बाद जालौर भी विजय होता है 1311 ईस्वी में। वहाँ के शासक जो हैं कान्हन देव हैं। इससे राजस्थान का पूर्ण विजय हो जाता है, यानी कि जो जालौर का अगर विजय कर लेगा तो चित्तौड़ तो जीत ही चुका है, मारवाड़ जीत लिया है, मालवा जीत लिया है। जालौर जब जीतता है तो राजस्थान जो आधुनिक राजस्थान है तो उसके संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का अभियान। ठीक है, और दक्षिण के अभियान का नेतृत्व जो करता है वो मलिक काफूर करता है। ये आप लोग जान लीजिए कि मलिक काफूर वही है जिसको खंभात बंदरगाह से गुजरात अभियान के समय में खरीदा गया था। और ये दक्षिण अभियान का
नेतृत्व करता है, यानी कि सेनापति दक्षिण अभियान का रहता है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का। अब अगर आपको देखा जाए तो अभी तक के जो सल्तनत काल के शासक थे वो सिर्फ विंध्य पर्वत के उत्तर साइड में ही अपना शासन कर ले रहे थे। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये भी आता है कि भारत को दो भागों में कौन सी पर्वत बांटती है या विभाजित करती है, तो वो विंध्य पर्वत है। तो मध्य युग का पहला शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी, जो विंध्य पर्वत को पार करता है और दक्षिण अभियान के लिए एक अभियान सेना भेजता है जिसका नेतृत्व मलिक काफूर करता है। अब अगर जानेंगे तो दक्षिण विजय के बारे में या दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों से प्राप्त होता है। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि किन किन ग्रंथों से दक्षिण अभियान के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, बस ये पूछ देगा कि इस रचना के रचनाकार कौन है। जैसे तारीख़ फिरोज शाही, तो इसके रचनाकार बर्नी है। उसी तरह से खयात उल फतुहा, तो खयात उल फतुहा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो वही जो अलाउद्दीन के साथ में चित्तौड़ अभियान के समय में चित्तौड़ आया था। इसी तरह से फतुह उल सलातीन है जिसका रचनाकार इसामी है। और इन तीनों से दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। दक्षिण अभियान में देखेंगे तो चार राज्यों को पर आक्रमण किया जाता है। सबसे पहला तो देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है 1307 से 1308 ईस्वी में। शासक वहाँ के रामचंद्र देव रहते हैं, जिनको इनको उपाधि दिया जाता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में दिया था इनको, रामचंद्र देव को, राय रासन की उपाधि। एक्चुअली करता क्या है कि जब ये जीत लेता है तो इनको अपने साथ रामचंद्र देव को दिल्ली ले जाता है। तो ये लोगों को ऐसा मत रहता है कि इनको ले गया है तो दंडित करेगा, हालांकि इनको ले जाकर रामचंद्र देव को अच्छा खासा लिखा गया है ऐसा, और इतिहासकारों ने लिखा है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उपाधि दिया जाता है। ठीक है, राय रासन की उपाधि दिया जाता है। इसके बाद वो वहाँ से वापस चले आते हैं। तो देवगिरी का अभियान 1307 से 1308 ईस्वी में होता है। संघर्ष करने पड़ता है हालांकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद अगर देखेंगे तो तेलंगाना जो है, वारंगल, जिसके से वारंगल के शासकों के ने अलाउद्दीन खिलजी के सेना को हरा दिया था। इसके उपरांत उसने वारंगल पर भी आक्रमण किया 1309 से 10 ईस्वी में। बदला के लिए ऐसा किया गया था। इसके बाद दक्षिण अभियान में तीसरा अभियान पांड्य राज्य की विजय हुई 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य की विजय हुई। इसके बाद पुनः देवगिरी को पुनः 1313 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है और उसको जीता जाता है। उस समय रामचंद्र देव जो हैं देवगिरी के शासक, उनका जो पुत्र है शंकर देव या सिहन देव, वही शासक रहता है देवगिरी का। तो ये क्या करता है कि इसके पिता जो थे उनको राय रासन की उपाधि दिया गया था अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली बुलाकर। इसके बाद उनको भेज दिया गया था। तो वो तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उनके बाद जो शासक बना शंकर देव, उसने अलाउद्दीन की अवहेलना करना शुरू कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप देवगिरी का पुनः अभियान किया गया 1313 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग जान लें तो तेलंगाना जो वारंगल है उस पर 1309 से 1310 ईस्वी में अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो वो वहाँ के राजा जो थे काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देव थे। इन्होंने ही अपनी सोने की मूर्ति बनाकर और उसमें जंजीर डालकर मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, तथा मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अब यहीं से कोहिनूर हीरा का भी आपको इतिहास शुरू होता है। कोहिनूर हीरा पहले वारंगल में होता है, तेलंगाना वारंगल में। 1309 से 10 ईस्वी में बदला लेने के लिए मलिक काफूर को भेजा जाता है। वो आक्रमण करता है। काकतीय वंश के राजा जो थे प्रताप रुद्र देव, तो उन्होंने अपनी मूर्ति बनवाई, सोने की मूर्ति, उसमें जंजीर डालकर मलिक काफूर को आत्मसमर्पण के एक प्रतीक स्वरूप मलिक काफूर को दिया। इसके साथ में उनके पास जो कोहिनूर हीरा था उसको भी दिया। ठीक है,
अब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियानों को देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार क्या क्या किया, उसने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार लाई और किन किन कारणों से उसको एक अच्छा प्रशासक भी बोला जाता है। तो देखते हैं। शासन का केंद्रीयकरण किया। उसने क्या किया कि उलेमाओं की उपेक्षा कर धर्म पर राज्य का नियंत्रण किया। पहले क्या था कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता, राज्य से स्वतंत्र होता था। हम लोग देखें कि गुलाम वंश में धर्म का ज़्यादा प्रभाव रहा। उलेमाओं अपने शरीयत को मनवाने का प्रयास करते थे राजा के द्वारा भी, लेकिन जब फिरोज खिलजी बैठता है तो धर्म को तो अलग कर देता है। लेकिन इसके बाद धर्म पर जो राज्य का नियंत्रण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है, स्थापित कर देता है। इसके बाद क्या किया गया कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंत्री परिषद नियुक्त किया जो उसको उसके आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थी। मंत्री परिषद तो नियुक्त कर दिया था, लेकिन वह एक सलाहकारी संस्था थी, वो कोई काम कर नहीं सकती थी। और एक ऐसा भी था कि अगर राजा ने कुछ कहा तो उसको मानना होता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कहा तो मंत्री परिषद को मानना होता था। इसके बाद उसने अमीरों का दमन कर साधारण लोगों को उच्च पद पर आसीन करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक ये भी सुधार बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा जाना जाता है कि उसने अमीरों का दमन किया और साधारण लोगों को भी शासन में जगह देने लगा। इसके बाद उसका अगर न्याय व्यवस्था देखें तो दंड विधान का अधिकारी जो है सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान को नियुक्त किया। खुद को कहा कि हम ही सबसे बड़े न्यायपालिका हैं और हम ही न्याय देंगे। और दंड विधान अधिक कठोर कर दिया, इतना तक कि अगर संदेह हो जाता था तो अपने लोगों को भी वह मृत्यु दंड दिया करता था। इतना ज़्यादा कठोर उसका दंड विधान था। इसके बाद जो सर्वोच्च दंडाधिकारी, सर्वोच्च जो न्याय व्यवस्था का अधिकारी था वो सुल्तान ही था। इसके बाद अगर क्रम देखें तो सदर ए जहाँ का आता है, इसके बाद काजी उल कुजात का आता है और सबसे नीचे नायाब या काजी जिनको बोला जाता है वो रहते थे दंड विधान में। तो ये क्रम आपको याद करना होगा कि सबसे ऊपर सुल्तान, इसके बाद सदर ए जहाँ, उसके बाद काजी उल कुजात, इसके बाद नायाब काजी होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैन्य सुधार। देखिए इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार के लिए ही बहुत ज़्यादा इसको जाना जाता है। इसने क्या किया कि अस्थाई सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। इसने योग्यता के आधार पर भर्ती प्रारंभ किया। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल के अंतर्गत अस्थाई सेना रखने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद इसने योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती करने लगा और सेना में हुलिया दर्ज करने का प्रथा शुरू किया। और इसने दीवान अरीज नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया था हुलिया दर्ज करने के लिए। तो हुलिया दर्ज करना जैसे अभी हम लोग एक कट मोल वगैरह देते हैं ना अपना निशान, वो जो स्टार्ट किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद सेना भर्ती के लिए एक विभाग बनाता है, उसका नाम है अमीर ए मुमालिक। ये क्वेश्चन आता है कि अमीर ए मुमालिक किस विभाग के लिए से संबंधित है सल्तनत काल में, तो वो है सेना भर्ती के लिए। इसके बाद इसने क्या किया कि जागीरी प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले होता क्या था कि सैनिकों को या अधिकारियों को मूल पैसे के रूप में वेतन ना देकर इन लोगों को जागीरी दी जाती थी। जैसे कुछ क्षेत्र ज़मीन का कुछ क्षेत्र हिस्सा दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इसका जो आय होगा, इससे जो आय होगा, जो राजस्व प्राप्त होगा, वो आप अपने वेतन के रूप में रखिएगा। वही जागीरी व्यवस्था थी, जागीरी प्रथा थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जागीरी प्रथा को समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उसका जो सुधार आप देखेंगे तो एक घोड़े रखने वाले को एक अस्पा और दो घोड़े रखने वाले को दो अस्पा बोला जाता था उस समय। और शाही घोड़ा सैनिकों को दिया जाता था। अगर एक घोड़ा उनके पास है तो एक अस्पा, दो है तो दो अस्पा, इसी तरह से नाम दिया जाता था। इसके बाद क्या किया कि सेना के लोग जो होते थे अगर उनको घोड़ा दिया जाता था तो उच्च कोटि का घोड़ा दिया गया और वापस करते हुए निम्न कोटि का कोई खराब घोड़ा दे दिया जाता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की।
घोड़े को दाग दिया जाता था, एक मोहर वगैरह देकर उसको दाग दिया जाता था, तो पता चल जाता था कि ये शाही घोड़ा है। तो आपको लौट आते समय भी या उसका प्रयोग जब शाही काम में होगा तो वो आपको उसी घोड़े को लाना होगा। तो ये एक प्रथा इसने शुरू किया। इसके बाद इसने डाक चौकियों को की स्थापना किया, निर्माण करवाया और गुप्तचर व्यवस्था मजबूत किया। आर्थिक सुधार को अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया। तो इसने व्यक्तिगत संपत्ति जब्त कर ज़्यादातर खालसा भूमि को में उसको बदल दिया, यानी कि जागीरी प्रथा का अंत किया। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद इसने व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर लिया और खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा भूमि उसे कहते हैं जो राजा के नियंत्रण में डायरेक्ट होता है, उसी को खालसा भूमि कहते हैं। इसके बाद इसने कर में वृद्धि कर दी और वसूली में कठोरता लाया। और कर में वृद्धि कितना किया था, तो हिंदुओं को 50% कर देना होता था, टैक्स देना होता था, और मुस्लिमों को 25% टैक्स देना होता था। इसके बाद क्या करता था कि हिंदुओं को उस समय 4 प्रकार का कर देना पड़ता था। और ये जो टैक्स थे वो उसकी वसूली सैनिक करते थे, सैनिकों के द्वारा ये वसूली करवाई जाती थी। इसके बाद हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भूमि की माप की व्यवस्था कराई गई और इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसको बोला जाता था उस विभाग को दीवाने मुस्तखराज। तो दीवाने मुस्तखराज क्या था, तो भूमि की माप का एक विभाग था। भूमि की माप उसको मसाहत भी बोला जाता था। ठीक है। एक सबसे बड़ा जो सुधार था अलाउद्दीन खिलजी का वो बाजार नियंत्रण की नीति थी। ठीक है। बाजार नियंत्रण की नीति कहने का मतलब है कि उसने वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित किया। सरकार के द्वारा ही उस टाइम वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित किया जाने लगा। कह दिया गया कि इससे ज़्यादा मूल्य पे आप बाज़ार में वस्तुओं को नहीं बेच सकते हैं। इससे हुआ क्या कि जो मामूली जो उपयोग की वस्तुएं होती थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी। ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के बाज़ारों की व्यवस्था करवाई गई सामान उपलब्ध कराने के लिए, और बाज़ार को संचालित करने के लिए एक सदर रियासत सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सदर रियासत जो था वो क्या था। तो बाज़ार नियंत्रण के लिए एक पद होता था जिसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। एक बाज़ार में एक दरोगा भी होता था जिसको सहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। तो ये सहनाए मंडी के नाम से किसे जाना जाता था, तो दरोगा, बाज़ार का दरोगा होता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने शासकीय भंडारण व्यवस्था की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। यानी कि सार्वजनिक प्रणाली जो अभी चलता है जिसके तहत गरीबों को चावल दान यानी कि राशन की व्यवस्था की जाती है, तो इस प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसने अनाज के गोदाम बनवाए, अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है। और व्यक्तित्व के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की अगर व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो व्यक्तित्व के बारे में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकार इसको अत्याचारी कहते हैं और अन्यायी कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको सफल प्रशासक या सफल शासक कहते हैं। सफल शासक कहने का मतलब यही है, इतिहासकारों का मेन जोर इस पे होता है कि उसने बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया, जैसे घोड़े दागने की प्रथा को प्रचलित किया, जन वितरण प्रणाली को स्टार्ट करवाया। इसके अलावा उसने हुलिया लिखने की प्रथा शुरू करवाई। तो इस तरह से लोग इसको सफल शासक बोलते हैं। और अत्याचारी कहने का मतलब यही हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पे आक्रमण किया, हिंदू मुस्लिम में कुछ डिफरेंसेस रखा उसने, टैक्स में अलग अलग, जैसे आपने देखा कि हिंदुओं को 50% और मुस्लिमों को 25% ही दिया जाता था, तो इसलिए इसको अत्याचारी कहा गया। हाँ, कठोर न्याय व्यवस्था इसका था, ये भी है। अब देखते हैं खिलजी वंश का पतन कैसे होता है। हमने देखा था कि फिरोज खिलजी जो था पहला संस्थापक 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है।
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने बहुत ज़्यादा सुधार भी किया था, ठीक है। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ही कर दिया था, इसके बाद खुद शासक बना था। इसके बाद होता क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में होगी तो उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठेगा। शिहाबुद्दीन उमर थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है, इसकी मेन उपलब्धि यही है कि वह पहला शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक का नाम बताया जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, तो वो खलीफा घोषित कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या 1320 ईस्वी में की जाएगी और थोड़े समय के लिए नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनेगा। एक और जान लीजिए कि ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसके बारे में एक जानकारी ये है कि 1317 ईस्वी में देवगिरी का अभियान करता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है और दरबार में स्त्रियों के पोशाक पहनकर घूमने लगता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बाद में हत्या नसरुद्दीन खुसरो शाह कर देता है और गद्दी पे बैठता है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक गद्दी पे बैठकर नहीं रह पाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह, और इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दी जाती है 1320 ईस्वी में। और इस तरह से खिलजी वंश का पतन हो जाता है और इस पर दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे और देखेंगे तुगलक वंश के कितने शासक हुए और उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए। इसके अलावा हम इसके साथ ही जैसे ही सल्तनत काल ख़त्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों से रिलेटेड होगा उसको लेकर आएंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव को भी कर लेंगे। तो आप जुड़े रहिए स्टडी वेब्स क्लासेस के साथ, ताकि आपके तैयारी में कोई बाधा ना हो और आप अच्छा तैयारी को बाउंस बैक दे सकें और अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। अभी ये दोस्तों मीडिएवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, सीरीज़ ये जब चल रहा है इसको पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही आज से ही ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जो कि महेश बर्नवाल सर की जो ज्योग्राफी है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसको चलाया जाएगा। और वो बुक इतना शानदार है कि उससे आप बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि वो इतना अच्छा बुक है, इतना अच्छा बनाया गया है कि जिसमें फैक्ट्स भी दिए गए हैं और उसका डिस्क्रिप्टिव भी करवाया गया है। तो वो बहुत अच्छा बुक है, आप 1-2 क्लास करके देख सकते हैं, आप खुद ही उसका अनुभव ले सकते हैं, जो स्टार्ट होने वाला है, जिसका वीडियो कल से आप तक पहुंचने लगेगा स्टडी वेब्स क्लासेस के माध्यम से। तो तब तक के लिए आप तैयारी में लगे रहें और इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ में अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।